हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो अपने साइंस के अंदर बात कर रहे थे फिजिक्स की, और फिजिक्स में अपने बात कर रहे थे यांत्रिकी, और यांत्रिकी के अंदर हमने बल और दाब को विस्तार से देखा था। आज अपने बात करने वाले हैं गति के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? गति के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पीछे वाली जो क्लासें हैं यांत्रिकी की, वो क्लासें अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं लगाई है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके उन क्लासों को आप लगा लीजिए। उसके बाद गति पर आइए, आपको अच्छे से समझ में आएगी गति किस तरीके से। ये गति के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर आज अपने व्याख्या करने वाले हैं। तो ये तभी समझ में आएगी जब आप पीछे वाली जो क्लास है उसमें बल, दाब, केशिका, तव के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद गति पर आते हैं तो गति आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज अपने इस गति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। गति के जो नियम है उनकी अपने चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने गति के जो प्रकार है, प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ में जो न्यूटन ने जो 3 समीकरण दिए थे गति के, उन 3 समीकरणों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ उन 3 समीकरणों के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकलों के ऊपर भी आपने आज चर्चा करने वाले हैं। किस टाइप से इसमें जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना इस क्लास का हिस्सा बन सके। तो चलते हैं अपने इस क्लास की ओर। तो चलते हैं गति के ऊपर। पहले बात करते हैं गति। अपने इसको 0 लेवल से शुरू करते हैं गति को और फिर हाई लेवल की तरफ चलेंगे। तो गति क्या है? समय के सापेक्ष वस्तु की जो स्थिति में जो परिवर्तन आता है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ही क्या होता है? एक प्रकार की गति होती है। वो ही क्या होता है? गति होती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये यहां है, देखो इस जगह है, और इसने समय के साथ यहां इसकी जो स्थिति थी पहले वाली स्थिति उसमें परिवर्तन आ गया। तो इसने क्या किया? ये क्या हुई? जो परिवर्तन है यही एक प्रकार की क्या है? गति है। क्या है? एक प्रकार की गति है। या यूं कह सकते हैं किसी वस्तु, कण या पिंड की जो स्थिति समय के साथ निरंतर बदलना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। निरंतर बदलते रहना। जैसे मान लो एक क्षण यहां है, दूसरे क्षण यहां आ गई, तीसरे क्षण यहां, चौथे क्षण यहां, तो यानी निरंतर जो स्थिति है वो बदलती रहे, वो एक प्रकार की क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने पहले गति के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? गति के प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले सरल रेखीय गति की बात करते हैं। सरल रेखीय गति कौन सी होती है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी जो गति होती है वो कौन सी होती है? सरल रेखीय गति होती है। कौन सी होती है? सरल रेखीय गति होती है। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की जो गति है वो कौन सी गति है? सरल रेखीय गति होती है। ऐसे ही वृत्तीय गति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वृत्तीय गति की। तो वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी जो गति होती है वो क्या होती है? वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है, जैसे सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? गति कर रही है। तो एक वर्ताकार रूप में क्या कर रही है? वो गति कर रही है। तो वो कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति। ऐसे ही जो कोल्हू होता है वो चलाते हुए बैल की जो गति होती है, जो बैल इस तरीके से घूमता है उस कोल्हू को चलाने के लिए, तो जो बैल की जो गति है वो गति भी क्या हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं स्थानांतरीय गति। जो स्थानांतरीय गति है ये भी एक प्रकार की सीधी रेखा में गति होती है। ये भी एक रेखीय गति है, एक प्रकार की क्या होती है? रेखीय गति ही होती है। जो स्थानांतरीय गति है इसको हम रेखीय गति के नाम से भी जानते हैं। एक ही है, जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना, ये कौन सी गति है? स्थानांतरीय गति है। कौन सी गति है? स्थानांतरीय गति है। उसके बाद बात करते हैं घूर्णन गति की। किसकी बात करते हैं? घूर्णन गति की बात करते हैं। घूर्णन गति के अंदर क्या होता है? कोई भी वस्तु जो है वो अपने अक्ष के चारों ओर जो गति करती है वो गति कौन सी हो जाएगी? घूर्णन गति हो जाएगी। या फिर इसको वर्तुल गति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्तुल गति के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम इसको कोणीय गति के नाम से भी जानते हैं। किस गति से? कोणीय गति के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। जैसे साइकिल के पहिए की जो गति है या जो पंखे की जो गति होती है वो गति कौन सी है? वर्तुल गति है।
फिर बात करते हैं आवर्त गति की। किसकी बात करते हैं? आवर्त गति की बात करते हैं। एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की जो गति होती है वो कौन सी गति है? आवर्त गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिक्रमण है ना, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी की जो गति है बार बार अपनी पूर्व स्थिति को क्या कर रही है? वो दोहरा रही है, इसलिए वो कौन सी गति हो जाएगी? आवर्त गति हो जाएगी। कौन सी गति? आवर्त गति। पृथ्वी के घूर्णन की गति है, जो अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी घूम रही है ना, वो गति। घड़ी के सुइयों की जो गति है, घड़ी के पेंडुलम की गति है, ये सारी गतियां जो है वो कौन सी है? आवर्त गति के उदाहरण है। किस गति के? आवर्त गति के उदाहरण है। हाँ जी। नेक्स्ट है दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति की बात करते हैं। किसी पिंड की साम्य अवस्था के इधर उधर होने वाली जो गति होती है वो कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति है। जैसे इस प्रकार की जो गति है, देखो ये साम्य अवस्था है इसकी, इस साम्य अवस्था के इर्द गिर्द जो गति होती है, इस प्रकार की जो गति है वो कौन सी है? दोलन गति है। कौन सी गति है? दोलन गति कहलाती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति होती है, या स्प्रिंग पर लटके हुए किसी भार की जो गति होती है, जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के नीचे भार लटका दें अपनी, तो जो भार की जो गति होगी इस तरीके से, वो कौन सी गति हो जाएगी? दोलन गति हो जाएगी। प्रत्येक जो दोलन गति होती है, याद रखें ये महत्वपूर्ण बात है, यहां से प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न बनता है। प्रत्येक दोलन गति को हम आवर्त गति कह सकते हैं। प्रत्येक दोलन गति को हमें आवर्त गति कह सकते हैं, परंतु प्रत्येक आवर्त गति कभी दोलन गति हो ऐसा जरूरी नहीं है। भी प्रत्येक आवर्त गति है ये दोलन गति होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति आवर्त गति है और दोलन गति दोनों है, इसको हम आवर्त गति भी कह सकते हैं और दोलन गति भी कह सकते हैं। घड़ी के जो सुइयों की गति है ये आवर्त गति तो है लेकिन दोलन गति नहीं है, दोलन गति नहीं है, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दोलन गति के अंदर तो क्या होता है? इर्द गिर्द घूमना है, तो सुइयां तो एक निरंतर चाल से चल रही है, वो तो इर्द गिर्द गति नहीं कर रहे हैं, वापस वो अपनी स्थिति पर नहीं आ रहे हैं, है ना। मुक्त दोलन क्या होता है? देखो मुक्त दोलन क्या होता है? मुक्त दोलन से प्रश्न बनता है। मुक्त दोलन से प्रश्न बनता है जब दोलन करते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, कोई बाह्य बल जो है वो काम ना करे, तो पिंड के ऐसे दोलन को हम क्या कहेंगे? मुक्त दोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? मुक्त दोलने कहेंगे। समझ गए? जैसे ऊंचे भवन है या जहाज है या मशीन है, पुल है आदि के जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं, इनके जो भिन्न भिन्न भाग है वो क्या होते हैं? मुक्त दोलन गति के उदाहरण है। किसके? मुक्त दोलन के गति के उदाहरण है। हाँ जी। नेक्स्ट है अवमंदित दोलन। क्या होता है? अवमंदित दोलन वो होता है जिसमें जो दोलन कर रही है वस्तु जो दोलन कर रही है, दोलन गति चल रही है और वो धीरे धीरे अपनी साम्य अवस्था की ओर आ रही है, यानी कि धीरे धीरे किस अवस्था में? साम्य अवस्था में आने का प्रयत्न कर रही है, तो वो धीरे हो रही है, तो धीरे हो रही है तो इस प्रकार की जो गति होगी दोलन गति, वो कौन सी कहलाएगी? अवमंदित दोलन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवमंदित दोलन गति कहलाएगी। यानी कि जब किसी पिंड के दोलन का आयाम समय के साथ घटता जाता है और अंत में दोलन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो ऐसे दोलन को हम क्या कहेंगे? अवमंदित दोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अवमंदित दोलने कहेंगे। जैसे ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके हुए पिंड के दोलन जो होते हैं, कोई भी स्प्रिंग पर पिंड जो है वो लटका दे अपनी, तो वो एक बार तो दोलन करेगा, धीरे धीरे वो साम्य अवस्था की ओर आ जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा? दोलन बंद हो जाएगा। इस प्रकार का जो दोलन है वो क्या है? मुक्त अवमंदित दोलन कहलाता है। फिर आता है प्रणोदित दोलन। क्या होता है? यहां से भी प्रश्न आता है, प्रणोदित दोलन से भी प्रश्न लिया जाता है, ध्यान रखें। प्रणोदित दोलन क्या होता है? जब कोई पिंड बाहरी आवर्ती बल के अंतर्गत अपने स्वाभाविक आवर्ती से अलग किसी आवर्ती से दोलन करती है, तो ये दोलन क्या कहलाता है? प्रणोदित दोलन कहलाता है, ध्यान रखना है। यानी कि जो दोलन है, जैसे ये दोलन कर रहा है और इस दोलन को करने में कोई बाह्य बल और काम करे और जिसके कारण इसका जो स्वाभाविक दोलन है उस दोलन के अतिरिक्त दोलन करने लग जाइए, तो वो कौन सा होता है? प्रणोदित दोलन कहलाता है। जैसे तार वाले जो वाद्य यंत्र है, जैसे पियानो है, वायलिन है, सितार है, में तार के नीचे खोखला बॉक्स होता है। क्या होता है? खोखला बॉक्स होता है, और इस खोखले बॉक्स का काम क्या है? जिसे ध्वनि बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ध्वनि बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ध्वनि जो बोर्ड है, ध्वनि बोर्ड जो होता है
तार के नीचे एक खाली बॉक्स होता है, उसको कहते हैं। ये तारों में कंपनों की तीव्रता को बढ़ाता है। क्या करता है? जो तार होती है उनके अंदर, जो ये तार वाले वाद्य यंत्र है सारे, तो इनमें जो तार होती है उन तारों में जो कंपनों की तीव्रता है उस तीव्रता को बढ़ाने का काम जो करता है ये। जब यंत्र के तार में किसी आवृत्ति के कंपन उत्पन्न करते हैं तो तार पर कंपन तार के नीचे खोखले बॉक्स के नीचे पहुंच जाते हैं। तब बॉक्स और उसके अंदर किसी भी वायु में प्रणोदित कंपन उत्पन्न होता है जो ध्वनि की तीव्रता को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। फिर बात करते हैं मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति की बात करते हैं। जब कोई वस्तु को ऊपर से मुक्त रूप से गिराया जाता है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। क्या लगती है? पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। अपने मुक्त रूप से किसी भी पत्थर या पिंड को नीचे गिराएंगे तो वो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर आएगा, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे की ओर आएगा। और पृथ्वी की सतह के निकट आते आते उसका जो वेग होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखना है, उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। और वेग में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वेग में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। यानी कि जो गुरुत्व के कारण वेग में जो परिवर्तन आता है, गुरुत्व के कारण जो वेग में परिवर्तन आता है उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो मुक्त रूप से गिरी हुई वस्तु के भार पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो क्या होता है? एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। जैसे निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराया हुआ एक पंख, अब देखो पंख बिल्कुल हल्का पंख है ना, और एक सिक्का ले ले। क्या ले ले? एक सिक्का ले ले। जो निर्वात में गिरा रहे हैं इसको, क्या कहां गिरा रहे हैं? निर्वात में गिरा रहे हैं। तो निर्वात में गिरा रहे हैं तो निर्वात में वायु नहीं है ना, वायु नहीं है। तो एक समान ऊंचाई से गिराएंगे तो वो बराबर दोनों पृथ्वी के ऊपर पहुंचेंगे। पृथ्वी पर कहां पहुंचेंगे? वो बराबर पहुंचेंगे, इस ध्यान रखना है, यानी कि एक साथ पहुंचेंगे। यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण जो है वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। जो गुरुत्व के दिशा, गुरुत्व की अनुदिश जो है जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा होगा? धनात्मक होगा। और अगर पिंड को अपने ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेग क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए उसको क्या कहेंगे? अपने गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण तो होगा लेकिन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यदि पिंड ऊंचाई से मुक्त रूप में गिराया जाता है तो इसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। याद रखना है, अगर मुक्त रूप से गिराया जाता है तो वेग क्या हो गया? अंत में शून्य हो जाएगा। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन की बात करते हैं। देखो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन है और दूरी के अंदर एक पर्सन जो है वो यहां से लिया जाता है। ध्यान रखना है, विस्थापन होता है जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है इन दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी आती है उस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो ए पॉइंट से चला बी पॉइंट की ओर आया, फिर बी पॉइंट से वो सी पॉइंट की ओर पहुंच गया, यानी सी बिंदु पर पहुंच गया है। पहले वो ए से बी तक आने में 5 मीटर चला और बी से सी तक जाने में 12 मीटर चला। तो इसका जो विस्थापन है वो क्या होगा? ये जो सीधी दूरी है, देखो ये जो सीधी दूरी है ये इसका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। कितना आ जाएगा? इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से हल करोगे तो 13 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 मीटर आ जाएगा। तो इसका विस्थापन जो है वो कितना हो गया? 13 मीटर। अगर दूरी की बात करें तो कितनी होगी? 5 मीटर यहां चली उसने और 12 मीटर यहां चली, तो दूरी तो कितनी होगी उसकी? 12 + 5 होगी। देखो 12 + 5 होगी, यानी कि 17 मीटर होगी। और जो विस्थापन आया वो कितना आया? 13 मीटर आया। ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। तो विस्थापन जो है ये 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0। मान लो ये व्यक्ति जो है यहां से डी पॉइंट पे आया और डी से वापस ये ए पॉइंट पर पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए?
ए पॉइंट पर पहुंच जाए तो यहां जो इसका विस्थापन है, देखो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो एक ही है इसका, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, 0 होगी, तो इसका विस्थापन है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूरी क्या हो जाएगी, 5 ये चलेगा और 5 ये चले 12 ये चलेगा, तो 17 और ऐड हो जाएगा इसमें, यानी कि टोटल दूरी जब कितनी हो जाएगी, 34 मीटर हो जाएगी। दूरी तो 34 होगी लेकिन जो विस्थापन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो याद रखना है विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी कभी 0 नहीं होगी, दूरी कभी 0 नहीं होगी। और दूरी सदैव धनात्मक रहती है, सदैव क्या रहती है, धनात्मक रहती है। विस्थापन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। तो किसी वस्तु के स्थिति सदिश में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, या फिर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली जो सरल रेखा की न्यूनतम दूरी आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, याद रखना है। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है, ध्यान रखना है। और दूरी जो है इसमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इस विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। जो दूरी है ये एक प्रकार की अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा भी होती है, क्या होती है, दिशा भी होती है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी मान शून्य नहीं होगा, और इसका मान शून्य हो सकता है, ध्यान रखना है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। तो ये विस्थापन और दूरी से पर्सन ले लिया जाता है, तो इसकी सिंपल सी व्याख्या है, और सिंपल सी व्याख्या से पर्सन ले लिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं त्वरण पर। किस पर आ जाते हैं, त्वरण पर। त्वरण क्या होता है, जो वेग में परिवर्तन आता है, जो समय के साथ है वेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या आप यूं याद रख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसका क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, याद रखना है। तो त्वरण का सूत्र क्या बन जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा में समय में लगा परिवर्तन में लगा समय जो होता है वो क्या आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा। यानी कि जब भी दर बात लिखी आए, दर शब्द आ जाए, तो दर का मतलब है कि उसमें समय का भाग देना है, हमने समय का क्या करना है, भाग देना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा जो समय आता है वो आ जाएगा। इसका मात्रक याद रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है। दूरी जो है, दूरी का मात्रक क्या था, दूरी का मात्रक था अपने पास है मीटर, और वेग, वेग क्या था, दूरी में परिवर्तन। वेग क्या होता है, दूरी में परिवर्तन होता है, दूरी में परिवर्तन होता है, दूरी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो दूरी में परिवर्तन है, इसलिए वेग का जो मात्रक है वो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और जो त्वरण होता है ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की दर है, इसका मतलब इसका जो मात्रक है वो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, त्वरण एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि है, और इसका मान जो है धनात्मक भी, ऋणात्मक और शून्य सभी संभव है। यानी कि 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जो ऋणात्मक त्वरण आता है उसे हम मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है, मंदन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, जो अंतिम वेग होता है और जो प्रारंभिक वेग होता है इनका जो अंतर आता है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या आता है, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो मान ले किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग अपने पास क्या है, u है, और t समय के बाद उसका अंतिम वेग जो है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। तो a क्या हो जाएगा, a है त्वरण है, a क्या है, त्वरण है, ध्यान रखना है।
त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं अपने, किससे लिखते हैं, ए से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या है, v माइनस यू, और बटा में क्या आ जाएगा, t। यहाँ ए तो क्या है, वस्तु का त्वरण है, v वस्तु का अंतिम वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, और t जो वेग के परिवर्तन में लगा जो समय होता है वो आ जाएगा। ओके, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। किसकी बात करते हैं, कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन को किससे लिखते हैं अपने, थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। ये क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा, ध्यान रखना है। किससे लिखते हैं, थीटा से। वृत्तीय गति करती हुई कोई वस्तु किसी निश्चित रेखा से जो कोण बनाती है, क्या बनाती है, कोण बनाती है, उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन या फिर डिग्री होता है। रेडियन या फिर क्या होता है, डिग्री होता है, ध्यान रखना है। जो कोणीय विस्थापन होता है इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन या फिर डिग्री होता है, ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये कोई एक वर्ताकार पथ है, क्या है, वर्ताकार पथ है, इसके ऊपर कोई जो वस्तु है वो गति कर रही है। वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो वस्तु ये गति कर रही है, तो ये इस तरीके से एक सीधी सरल रेखा के साथ जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इसका कोणीय विस्थापन है। ये क्या आ जाएगा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोणीय वेग की। किसकी बात करते हैं, कोणीय वेग की। कोणीय वेग को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर आती है, जो परिवर्तन की दर होती है, उसको हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग कह देंगे। क्या कह देंगे, कोणीय वेग कह देंगे। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड या फिर डिग्री प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड या फिर डिग्री प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है आवर्तकाल या दोलन काल। क्या, आवर्तकाल या फिर दोलन काल की बात करते हैं। आवर्तकाल या फिर दोलन काल, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल या फिर क्या कहेंगे, दोलन काल कहेंगे। आवर्तकाल या फिर दोलन काल कहेंगे। और आवर्तकाल को हम किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, टी से। एक चीज याद रखना है, घड़ी के जो सेकंड की सुई होती है, उस सुई का जो आवर्तकाल होता है वो 60 सेकंड होता है। कितना होता है, 60 सेकंड होता है। यानी कि वो अपना एक दोलन पूरा करने में कितना समय ले रही है, 60 सेकंड का समय लेती है। और जो मिनट की सुई होती है वो अपना एक चक्कर पूर्ण करने में कितना टाइम लेती है, 60 मिनट लेती है। इसलिए उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। और जो घंटे की सुई होती है इसका आवर्तकाल कितना होता है, 12 घंटे होता है। कितना होता है, 12 घंटे होता है। क्योंकि वो पूरा जो एक दोलन पूरा करने में कितना टाइम लेगी, 12 घंटे का समय लेती है। वापस से अपनी पूर्व वाली जो स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, उस स्थिति पर आने को कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेगा। इसलिए जो घंटे की सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 12 घंटे होता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैसे ये आपको आवर्तकाल के लिए एक टाइम के लिए इस तरीके की जो घड़ी है, यहां देखें ये सेकंड वाली सुई है। ये क्या है, सेकंड वाली सुई है। ये अपना एक चक्कर पूर्ण करने में जो टाइम लेती है वो कितना लेती है, जो 60 सेकंड का समय लेती है। कितना, 60 सेकंड का समय लेती है। तो सेकंड वाली सुई जो है वो एक चक्कर पूरा करेगी तो 60 सेकंड लेगी इसका, इसलिए इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। और जो ये मिनट वाली सुई होती है, ये मिनट वाली सुई जो होती है वो एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 60 मिनट का। कितने का, 60 मिनट का समय लेती है। इसलिए इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। और जो घंटे वाली सुई होती है इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। हम देखते हैं गर्मियों में गर्मी से घड़ी के पेंडुलम की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। पेंडुलम जो होता है उसकी लंबाई जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, आवर्तकाल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और घड़ियां धीमी चलती है, घड़ियां
क्या चलती है, धीमी चलती है। और सर्दियों में क्या होता है, सिकुड़ने से घड़ियां तेज चलती है। ध्यान रखना है, घड़ियां क्या होती है, तेज चलती है। भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर जो घड़ी है वो तेज चलती है। क्या चलती है, ध्रुवों पर तेज चलती है, ध्यान रखना है। पृथ्वी पर ऊपर जाने और भीतर जाने पर जो जी है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान घटता है। इसका मान क्या होता है, घटता है। अतः जो पेंडुलम वॉच है वो सतह पर रखी हुई है या वायुमंडल या फिर भीतर रखी है, वो से क्या होगी, तेज चलेगी। क्या चलेगी, तेज चलेगी। ध्यान रखना है इस बात का। यहां से प्रश्न लिया जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, आपने ध्यान से पढ़ के जाना है। हाँ जी, नेक्स्ट देख लें, तरंग दैर्ध्य किसकी बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य भी एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखो, ये एक प्रकार से जो उतार और जो चढ़ाव दिया हुआ है, इस उतार और चढ़ाव जो यहां से इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक है, ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। ये क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। ध्यान रखना है, क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को हम किससे लिखते हैं, लेमड़ा से। किससे लिखते हैं, लेमड़ा से। किससे, लेमड़ा से। ध्यान रखना है, किससे, लेमड़ा से। तरंग दैर्ध्य को किससे दर्शाते हैं, हमें लेमड़ा से। और जो इसकी ये ऊंचाई होती है, ये जो ऊंचाई है, इस गर्त की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है, आयाम। क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, आयाम, याद रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है आवर्ती। किसकी बात करते हैं, आवर्ती। आवर्ती को हम किससे लिखते हैं, एन से। किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ध्यान रखना है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में पूर्ण किए गए चक्रों की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हटरज होता है। मात्रक क्या होता है, हटरज होता है। एच जेड से लिखते हैं इसको, हटरज को। हटरज को किससे लिखते हैं अपनी, एच जेड से। ध्यान रखना है, आवर्ती बराबर क्या होता है, कंपनों की कुल संख्या इंटू कंपनों में लगा समय। कंपनों की कुल संख्या इंटू में कंपनों में लगा समय होता है। आयाम, आयाम आपको अभी बताया मैंने, जो कंपन करने वाली जो वस्तु होती है उसकी जो मध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है या परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है सरल लोलक। क्या आ जाता है, सरल लोलक आ जाता है कि जब किसी डोरी का एक सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा हो, जैसे ये दृढ़ आधार है, ये क्या हो गया, दृढ़ आधार हो गया। इस दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, दृढ़ आधार से क्या है, जुड़ा हुआ है, यहाँ ये डोरी जो है ना। और दूसरे सिरे पर हमने कोई भारी वस्तु जो है वो लटका दी यहाँ पर। ये क्या आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी। कोई क्या आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी। क्या है, जो इसका भार है वस्तु का, कोई उसका लटका देंगे, भार को लटका देंगे अपने। तो जो भारी पिंड है या वस्तु है उसको लटकी होती है, तो ऊर्ध्वाधर ताल में जो स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करती हो, तो इस प्रबंध को हम क्या कहेंगे, सरलोलक कहेंगे। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या पढ़ेंगे, सरलोलक कहेंगे। क्या कहेंगे, सरलोलक कहेंगे। सरलोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है और घटने पर आवर्तकाल भी क्या होगा, घटेगा। आवर्तकाल भी क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, सरलोलक जो घड़ी है उसका आवर्तकाल जी से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित करते हैं अपने, जी से निर्धारित होता है। जी कितना है, अतः चंद्रमा पर जो लोलक घड़ी है वो सुस्त हो जाती है। क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। ध्यान रखना है, तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 2 पाई और इंटू में L बटा जी। क्या आ जाएगा, L बटा जी। L क्या है, लंबाई है। L क्या है, लंबाई है। ध्यान रखना है। उपग्रहों के भीतर लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है।
लोलक घड़ी जो होती है वो कार्य नहीं करती है, क्योंकि वहां लोलक का जो आवर्त काल होता है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। आवर्त काल क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इसलिए वहां ये घड़ी काम नहीं करती है, ध्यान रखना है। ये घड़ी काम नहीं करती है, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अनुनाद की। किसकी बात करते हैं, अनुनाद की बातें करते हैं। अनुनाद क्या होता है, जब कोई दोलन करते हुए पिंड का अवमंदन प्रभाव नगण्य हो जाए, क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, तब बाह्य बल की जो आवृत्ति और पिंड की जो प्राकृतिक आवृत्ति है एक दूसरे के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिससे पिंड के दोलन का आयाम जो है वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। आयाम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह दोलन का अनुनादित दोलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुनादित दोलने कहलाएगा। और इस घटना को हम क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे। अनुनाद मशीन, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंगों या विद्युत परिपथों में जो अनुनाद है वो पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तोलक। क्या आ जाता है, उत्तोलक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपने, उत्तोलक की बातें करते हैं। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक यह एक टेढ़ी या सीधी छड़ होती है, या तो टेढ़ी होती है या फिर क्या होती है, सीधी छड़ होती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, घूमती है। स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे क्या करेगी, ये घूमेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तोलक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तोलक कहेंगे। ये किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाती है। अन्य बिंदु पर रखे भार को क्या करती है, उठाने का काम करती है। उत्तोलक जैसी और भी सरल मशीन है, जैसे गिरनी होती है। गिरनी भी एक उत्तोलक है। गिरनी भी एक क्या है, उत्तोलक है, ध्यान रखना है। गिरनी भी एक क्या है, उत्तोलक है। गिरनी भी एक क्या है, उत्तोलक है। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के मानते हैं। जो उत्तोलक है इसको तीन श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में जो इनके कार्य है, जो काम होते हैं, उस काम के आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में बांट लिया। जो प्रथम श्रेणी है उसके अंदर जैसे कैंची है, प्लास है, शीश झूला है, साइकिल का ब्रेक है, हैंडपंप है, कील उखाड़ने की जो मशीन होती है, इन सब को हम क्या मान लिया, प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है वो मान लिए। सेकंड श्रेणी में जो काम थोड़ा सा इनसे हटके जो काम है वो आ जाएगा, जैसे सरोता है, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है, इसको द्वितीय श्रेणी में मान लिया। और तृतीय श्रेणी में इनके जो अलावा है, इसके हटके जो और भी उत्तोलक की तरह जो कार्य करते हैं वो आगे, जैसे चिमटा है। चिमटा जो है ये भी एक उत्तोलक की तरह कार्य करता है। देखो मनुष्य का हाथ है, ये भी एक उत्तोलक की तरह कार्य करता है इस तरीके से। तो ये तृतीय श्रेणी के अंदर है आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जो प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री रहा न्यूटन जो है। जो न्यूटन है, इस न्यूटन के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो न्यूटन ने तीन नियम दिए थे गति के। गति के कितने नियम दिए इसने, तीन नियम दिए। तो पहला नियम है न्यूटन का, पहला नियम जो है जिसे हम जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। यदि कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। या अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। इसलिए इसे क्या कहा गया है, जड़त्व का नियम भी कहा गया है। यानी कि कह सकते हैं यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहेगी, चाहे बनी रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। इस नियम को जड़त्व या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और इस नियम के द्वारा जो बल की परिभाषा है, उस बल की परिभाषा की व्याख्या होती है। बल की जो परिभाषा है वो परिभाषा यहीं से निकल कर आई है। इसमें अपने एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण से संबंधित प्रश्न जो है वो ले लिया जाता है। उदाहरणों में से ध्यान रखना है, जैसे घोड़े या फिर गाड़ी के अचानक रुकने पर शरीर आगे की ओर झुकता है।
आगे की ओर झुकता है, या अचानक चलने पर पीछे की ओर चलता है। क्यों होता है ऐसा? जैसे मान लो अपने बैठे हैं और अचानक चल गया है, तो अपने पहले पूरा शरीर क्या था, विरामावस्था में था, और चलने से पैर तो क्या हो गए कि उसके साथ चलने लगे, गतिशील हो गए, लेकिन ऊपर की जो धड़ है अपनी वो क्या थी, विरामावस्था में थी, तो इसलिए अपने पीछे की ओर धक्का लगता है। और इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से कूदता है तो वह मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। कहां गिरता है? आगे की ओर गिरता है, क्योंकि जब व्यक्ति गाड़ी में था तब उसका शरीर गाड़ी के वेग के साथ क्या था, गतिमान था, और जब वह कूदता है तो उसके पैर जो है, उसके पैर जमीन को स्पर्श करते ही स्थिर हो जाते हैं, परंतु ऊपर का जो शरीर है, जो उसकी धड़ है, वो गाड़ी के वेग के साथ क्या है, गतिमान रहता है, और जिसके कारण जो व्यक्ति है वो मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। वाहनों में सीट बेल्ट जो लगाया जाता है वो भी इसी नियम के अनुसार ही लगाया जाता है। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है, कौन सा दूसरा नियम, यह महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा नियम जो है महत्वपूर्ण नियम है। यदि किसी द्रव्यमान वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, कोई वस्तु द्रव्यमान वस्तु है और उस पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसमें त्वरण भी क्या होगा, उतना ही होगा, ध्यान रखना है। और इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। किसका? संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को गति का वास्तविक नियम के नाम से भी जाना जाता है। गति का वास्तविक नियम किसे कहा गया है, या गति का वास्तविक नियम, गति का कौन सा नियम है, तो दूसरा नियम है, ध्यान रखना है। और इसकी वास्तविक नियम इसलिए कहा गया है कि प्रथम नियम और जो तृतीय नियम आया, उस दोनों नियमों की जो व्याख्या है वो इस नियम से की जा सकती है, इसलिए इसे वास्तविक नियम कहा गया है। जो बल होता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। या अपने यूं कह सकते हैं F समानुपाती होता है ma के। F समानुपाती होता है ma के। यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, k ma। k यहाँ क्या है, स्थिरांक है। k यहाँ क्या आ जाएगा, स्थिरांक है। k यहाँ क्या है, एक स्थिरांक है। और F बल है, m द्रव्यमान है, और A क्या है, त्वरण है। A क्या है, त्वरण है। समान त्वरण से त्वरित भारी वस्तुएं अधिक बल आरोपित करेगी और हल्की वस्तुएं कम बल आरोपित करती है, ध्यान रखना है। जैसे क्रिकेट की गेंद को रोकने के लिए गेंद सहित अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे हाथों में लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमें चोट नहीं लगती है। तीसरा नियम क्या है, देखो, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या करेगी, उतना ही बल लगाती है, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। दिशा क्या रहेगी, विपरीत। पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को हम कहते हैं क्रिया, और दूसरे जो वस्तु होती है उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया। इसलिए इसको क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, विपरीत होती है। इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, याद रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है, जैसे इसके उदाहरणों की बात करें, ये मोस्ट है, इसके उदाहरण जो है मोस्ट है। बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे की ओर जाती है और जो बंदूक है चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्या लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी दो काम हो रहे हैं। देखो, एक तो क्रिया हो रही है और एक प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसे ही रॉकेट को उड़ाने में बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, और तैराक पानी में गति करने के लिए पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। ऐसे ही नाव चलाने पर पानी को पतवारों से पीछे की ओर धकेला जाता है। क्या किया जाता है, पीछे की ओर धकेला जाता है, जिससे नाव आगे की ओर बढ़ जाती है। न्यूटन के पहले नियम से बल की गुणात्मक विधि प्राप्त होती है, यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान रखना है। और दूसरे नियम से मात्रात्मक विधि उत्पन्न होती है। कौन सी, मात्रात्मक। और जो तीसरा नियम है, ये दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले जो पारस्परिक बल होता है, कौन सा, जो पारस्परिक बल होता है, उन बलों की जो संबंध है वो संबंध किससे है, तीसरे नियम से है। किससे है, तीसरे नियम से है। यहां से प्रश्न लिया जाता है, ध्यान रखना है।
यहां से पर्सन ए लिया जाता है। मात्रात्मक विधि कौन सी किससे प्राप्त होती है, और जो गुणात्मक विधि है वो किससे प्राप्त होती है, और दो वस्तुओं पर जो पारस्परिक बल लगता है उसका संबंध किस नियम से है। तो ये प्रश्न यहां से बनते हैं, 3 ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वस्तु की समान त्वरित गति को 3 समीकरणों द्वारा दर्शाया गया है। कितने? 3 समीकरणों द्वारा दर्शाया गया है। पहला समीकरण क्या होता है अपना, u बराबर ए v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर ए u प्लस ए टी होता है। और दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ध्यान रखना है, यहां जो v है ये तो क्या है, अंतिम वेग है। v तो क्या है, अंतिम वेग है। ध्यान रखना है, v क्या है, अंतिम वेग है। और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग है। और a क्या है, त्वरण है। a क्या है, त्वरण है। और t क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ध्यान रखना है, समयांतराल है एक। और s क्या है, दूरी है। s क्या है, अपने पास दूरी है। ध्यान रखना है, s क्या है, दूरी है। s क्या है, दूरी है। ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है, u क्या है, v क्या है, s क्या है और t क्या है। और ध्यान रखना है, ये तीनों समीकरण जो है, ये तीनों समीकरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन्हीं 3 समीकरणों से जो न्यूमेरिकल बनाया जाता है वो इन्हीं 3 समीकरणों पर टिका होता है। ध्यान रखना है, इन्हीं 3 समीकरणों पर क्या टिका हुआ है, न्यूमेरिकल टिके होते हैं। ध्यान रखना है, एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा जो इन्हीं 3 समीकरणों से होगा। ध्यान रखना है, तो ये तीनों समीकरण आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है और तृतीय समीकरण कौन सा है। हाँ जी, देखें, एक न्यूमेरिकल ये है, एक साइकिल चालक का प्रारंभिक वेग 4 मीटर है। प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो 5 सेकंड बाद इसका वेग जो है वो ज्ञात कीजिए। 5 सेकंड बाद जो वेग है वो क्या हो जाएगा, यानी कि अपने को अंतिम वेग बताना है। क्या बताना है, अंतिम वेग बताना है। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जो है वो हम किससे निकाल सकते हैं, ध्यान दे। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जो है वो किससे निकाल सकते हैं, अपने यहां ध्यान दे। तो अपने पास v बराबर u प्लस ए टी है। यहां क्या है, a त्वरण है। a क्या है, त्वरण है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। वेग में परिवर्तन की दर होती है। ध्यान रखना है, तो वेग में परिवर्तन की क्या है, दर है। वेग में परिवर्तन की जो दर है वो है, यानी कि प्रारंभिक वेग साइकिल का चालक का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है। तो 5 सेकंड बाद इसका वेग ज्ञात कीजिए। 5 सेकंड बाद इसका वेग जो है वो ज्ञात करना है, कितना है, 5 सेकंड बाद वेग ज्ञात करना है अपने को। देखो, तो यहां अपने पास u का मान जो है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। 4 मीटर पर सेकंड है। और t अपने पास क्या है, 5 सेकंड है। t अपने पास क्या है, 5 सेकंड है। अपने पास a होना चाहिए, a हो तब अपने v ज्ञात कर दें। तो a नहीं है ना इसमें, a अपने पास नहीं है। देखो, a चाहिए अपने को और a इसमें नहीं है। इसको बाद में देखते हैं, आगे वाला देखो। एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदक से 10 सेकंड में रुक जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है। उसका प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है ये बताना है। यानी कि ये अपने पास क्या है, त्वरण है। मंदक क्या है बताया मैंने, जो रुकता है, त्वरण जो कम होता है, जो कम होता है उसको हम क्या कहेंगे, मंदक कहेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, अपना त्वरण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास, t हो जाएगा। तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यानी कि मंदक से 10 सेकंड में रुक जाती है, यानी कि रुक गई है वो, तो अंतिम वेग क्या हो गया उसका, 0 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ a जो है अपने पास वो क्या है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो t है वो अपने पास क्या है, t अपने पास है 10 सेकंड। कितना है, 10 सेकंड है। और जो v है वो क्या हो गया, 0 हो गया। वो देखो रुक गया तो 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। अब अपने पास क्या ज्ञात करना है, इसका प्रारंभिक वेग जो है u वो ज्ञात करना है। u जो है वो अपने को ज्ञात करना है, u जो है वो ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया त्वरण,
त्वरण जो था वो क्या था, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की जो दर थी वो था। यहीं से गति का प्रथम समीकरण बना, यहीं से गति का क्या बना, प्रथम समीकरण बना था। तो देखें यहां अपने पास क्रॉस गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, AT बराबर में V माइनस यू, क्या बन जाएगा, V माइनस यू। इस U को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं अपनी, तो क्या बन जाएगा, U बराबर है V माइनस AT आ जाएगा। देखो ये AT इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यहां अपने पास U ज्ञात करना है, तो V क्या है, 0 है, माइनस A कितना है अपने पास, 2.5 है, और इनटू में जो T है वो कितना है, 10 सेकेंड है, कितना है, 10 सेकेंड है। और जो मंदक है, मंदक क्या होता है, मैंने आपको बताया था मंदक क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, तो ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, 10 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड, क्या बन जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। इसका क्या आ जाएगा, जो प्रारंभिक वेग है वो आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वेग आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, यानी कि U का मान 4 मीटर पर सेकंड है अपने पास। और ये वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि A जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो त्वरण है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, यानी कि T जो है वो कितना है, 5 सेकंड है, बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ज्ञात कीजिए। दूरी जो है वो ज्ञात करनी है। अब दूरी के लिए दो समीकरण पढ़े हमने पीछे, देखो दो समीकरण पढ़े हमने दूरी का, एक तो ये भी दूरी का समीकरण है और यहां से भी हम दूरी निकाल सकते हैं, यहां से भी दूरी निकाल सकते हैं। तो यहां देखें अपने को V चाहिए और T नहीं है, तो अपने पास तो T दे रखा है तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां अपने को V नहीं है देखो, तो और V अपने को नहीं दे रखा, उसमें U दिया हुआ है, तो अपने कौन सा लगाएंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लेंगे। क्या लगा देंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे, तो इससे क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी अपने पास। तो U क्या है, देखो U है अपने पास 4 और T कितना है 5 प्लस हाफ A कितना है देखो 2 और T कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 5 20 प्लस यहाँ देखो 2 से 2 कट, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, कितना हो गया 45 मीटर। कितनी दूरी आ गई, 45 मीटर दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी दूरी, 45 मीटर दूरी आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है दूरी का कौन सा जो समीकरण है वो लगेगा, दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा। तो ध्यान रखना है आपको दे क्या रखा है प्रश्न में, प्रश्न में जो चीज दे रखी है उसके अनुसार आपने क्या करना है, जो समीकरण है वो लगाना है, वो समीकरण लगाना है। नेक्स्ट तो ये थे अपने कुछ न्यूमेरिकल। तो इस टाइप से जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को करते वक्त आपने गति के जो 3 समीकरण हमने देखे उन 3 समीकरणों को आपने अच्छे से तैयार करके जाना है और उन्हीं से आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास अपनी रहने वाली है जो यांत्रिकी से हमने बल, दाब और जो बल के प्रकार पढ़े हमने, और साथ ही साथ गति पढ़ी हमने, और गति के नियम, गति के समीकरण, इन संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी साथ में लेंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली परीक्षा के लिए बनते हैं उन प्रश्नों को भी अपने करने वाले हैं, उन प्रश्नों को भी क्या है करने वाले हैं। तो कल की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सीधे के सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो उन प्रश्नों की क्लास को आपने अच्छे से लगानी है और उस क्लास को देखना न भूलें आप लोग, और साथ ही साथ आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उन तक भी वो प्रश्न पहुंच सके और वो भी अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल कर सके, अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद जो है वो लगा सके। तो मिलते हैं अपने कल इसके प्रश्नों के साथ है।